ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द वल्नरेबिलिटी ऑफ लिव इन कपल्स, आज का ये आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कुछ दिनों पहले आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे। एक श्रद्धा का सुना होगा जिसके कई टुकड़े कर दिए थे, वहां से लेकर इससे पहले कई सारे मुद्दे आए थे। एक यादव लड़की थी, उसके बारे में भी सुना होगा। तो एक्चुअल में क्या था कि लोग इसके एक अभी फिलहाल क्यों है ये मुद्दे में, ये इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी ने पिटीशन लगाई थी। ये पूरी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ मैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन लगी थी। उस पिटीशन में कहा गया था कि लिव इन रिलेशनशिप को एज ए लीगल राइट मान लेना चाहिए और सरकार को आदेश दे सुप्रीम कोर्ट कि वो प्रोविजंस बनाए और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ऐतराज जताते हुए इसको डिसमिस कर दिया था और वकील को भी काफ़ी झाड़ लगाई थी। वो ये बोले कि कहाँ रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या पैरामीटर्स होंगे, ये पूरी एक आफत सरकार के सामने खड़ी हो जाएगी। इससे पहले जो जजमेंट्स आए थे, कुछ कोर्ट्स के जजमेंट आए थे, उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में पॉजिटिव जजमेंट दिए थे। लोगों की गलत फहमी ये हो गई थी वो पॉजिटिव जजमेंट, वो पॉजिटिव जजमेंट नहीं थे, वो एक जजमेंट से रिलेटेड एक इशू को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा था। लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया तो उन्होंने दो टूक कह दिया कि हमारी जो सोसाइटी है वो किस तरह की सोसाइटी है। हमारी सोसाइटी अरेंज मैरिज आज भी की जाती है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस अरेंज मैरिज को प्रेफरेंस दी जाती है। तो ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर मैरिज भी अरेंज होती हो, उस सोसाइटी के अंदर लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट करना हमारे सामाजिक नॉर्म्स के अगेंस्ट है। ये इलाहाबाद कोर्ट ने कहा था, सीधी सीधी बात कही थी उसने कि हमारा जो है मकसद है, हमारा मकसद है समाज को स्थायित्व देना और समाज के अंदर शादी एक बहुत बड़ी इकाई है। उसके अलावा जब आप शादी करते हैं और कंबाइन फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली का ऐसा कंसेप्ट आया था, तो बहुत सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के इसके आए थे। यदि कोई न्यूली वेडिड वाइफ ये डिमांड करती है कि मुझे घर वालों से अलग रहना है, माँ बाप से अलग रहना है, तो दिस एक्ट्स एज क्रूएलिटी और दिस इज अ बेसिस फॉर डिवोर्स। यदि कोई भी पत्नी इस बात पे एडामेंट हो जाती है कि मुझे घर वालों से अलग ही रहना है, तो उस चीज को लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट कहा था, ये उस पति के ऊपर, उस फैमिली के ऊपर क्रूरलिटी के समान माना जाएगा, क्रूरता के समान माना जाएगा और क्रूरता डिवोर्स लेने का एक ग्राउंड है। यदि आप फैमिली में रह नहीं सकते, फैमिली से तो आए हो आप, जंगल से तो नहीं आए, वहां भी तो परिवार होगा आपका, माँ बाप और सारे चीज होंगे। यहाँ माँ बाप के साथ रहने में क्या दिक्कत है, पाल पोस कर एक बच्चे को बड़ा करते हैं। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का पूरा फोकस किस पे था? फिर डिवोर्स को लेकर भी हमारे यहाँ जो डिवोर्स है, कंटेस्टेड जो डिवोर्स है, उनका परसेंटेज, सक्सेस परसेंटेज बहुत कम है। यदि 100 डिवोर्स की पिटिशन फाइल होती होगी तो उसमें से हार्डली 5 को डिवोर्स ग्रांट होता है। सुप्रीम कोर्ट आसानी से चाहे तो डिवोर्स ग्रांट कर सकती है, कह सकती है भी ठीक है जब नहीं बन रही तो अपने अलग हो जाओ, लेकिन इसलिए नहीं कर रही कि सबसे सबसे जो अहम इकाई है समाज की, सोसाइटी की, दैट इज फैमिली। और यदि वो इतनी आसानी से स्कैटर हो जाएगी, उसमें यदि हम कोशिश नहीं करेंगे साथ लाने का, समझाने का, एक कंसेंसस बनाने का, तो फिर तो समाज का स्थिति क्या रहेगी। तो कुछ जब नई जगह आते हैं तो कुछ सहना भी पड़ता है, अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है, औरों को भी उनके अनुसार ढालना पड़ता है। तो ये जो सौम्यता थी शादी के अंदर, आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने की, कॉम्पिटिटिव नहीं, कोऑर्डिनेशन की जो बात हो रही थी, इसको प्रमोट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट इतनी इजीली ग्रांट नहीं करता। वो मीडिएशन भी करता है और कोशिश भी करता है, केसों को प्रोलॉन्ग भी करता है, हार्श पनिशमेंट का प्रोविजन भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बार बार ये गाइडलाइंस देता है लोअर कोर्ट को, ट्रायल कोर्ट को, आम पब्लिक को, गवर्नमेंट को, कि पुलिस केस रजिस्टर करने में जल्दबाजी ना दिखाए इस तरह के में, यदि सिर्फ इट इज रिलेटेड टू मैट्रिमोनियल, यदि शादी से जुड़ा हुआ है तो उसके अंदर समझौता कराने की कोशिश करे, समझाने की कोशिश करे, काउंसलिंग की कोशिश करे। और ये काउंसलिंग दोनों स्तर पर होती है, ये पुलिस के स्तर पर भी होती है, फिर कोर्ट के स्तर पर भी होती है। और प्राइवेट तो आप कभी भी काउंसलिंग के लिए जा सकते हो, लेकिन मीडिएशन दोनों स्तर पर जरूरी है। यहाँ भी इसी चीज को कहा है। यहाँ जब ये बात करते हैं पहले, तो स्टार्टिंग के अंदर ये आप देखो, ये पैराग्राफ है,
इंडिया डेमोक्रेसी सेलिब्रेट्स, तो ये कह रहा है इंडिया डेमोक्रेसी सेलिब्रेट प्लूरिज्म इन सोसाइटी, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस, institutionally and in every lives of citizen. The mechanics of justice and law arguable secure the rights of each individual enshrined in the constitution. This article connect the recent crime against unconventional couples and the legal protection possible to them. अब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इसी के हम ऊपर आ रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों मना कर दिया उसके लिए लीगल प्रोटेक्शन देने से? उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने, एक लड़की, मुस्लिम लड़की थी, 29 साल नहीं सॉरी हिंदू लड़की थी, 29 साल की, 30 साल का मुस्लिम लड़का था, वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। उसकी मदर ने एफआईआर करा दी। उन्होंने एफआईआर के अगेंस्ट वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गए। कोर्ट में पहुंच गए तो कोर्ट ने कहा, उनसे एक सवाल किया कि क्या पुलिस आपको परेशान कर रही है, क्या पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है? एफआईआर होगी, चलो ठीक है, लेकिन पुलिस उस एफआईआर के एवज में आपसे क्या कह रही है? तो दे वाज आंसरलेस, क्योंकि पुलिस ने ऐसा कुछ किया नहीं था। एफआईआर कराना तो राइट है, उसने एफआईआर कर ली, ठीक है। एफआईआर इसकी कि उसकी बेटी नहीं मिल रही, गुमशुदगी की, तो करा ही सकती है, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन उस एफआईआर को लेके पुलिस क्या कर रही है? पुलिस को पता लग गया कि भाई यहाँ रह रहे, पुलिस ने इन्फॉर्म कर दिया कि आपकी बच्ची और ये यहाँ रह रहे, बोथ आर एडल्ट, और ये अपने उसमें रह सकते हैं। तो वहां इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा सा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी जजमेंट्स दिए हैं, वो जजमेंट डायरेक्टली ये नहीं कह रहे कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहो, या ये उसको प्रमोट करने का मकसद नहीं है। उस लिव इन रिलेशनशिप के दौरान यदि कोई इनह्यूमन कोई चीज होती है, उस लिव इन रिलेशनशिप के दौरान कोई क्रुएलिटी होती है, तो वो उस चीज को एड्रेस कर रहे हैं कि वो तो प्राइवेट राइट है ना आपका, वो तो राइट बनता ही है, आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स में आ गया। यदि कोई आपके साथ मारपीट करता है, कुछ और करता है, तो इसके लिए और भी कई बातें कही है। लिव इन रिलेशनशिप्स में दो बातें आती हैं। यदि आप बालिग हो, यदि आप बालिग हो तो आप रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर यदि कोई आपके साथ मारपीट करता है तो उतने अंश तक, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को लीगली डिक्लेयर नहीं किया जा रहा। वो कह रहे हैं यदि कोई भी दो एडल्ट साथ में रहते हैं, अपनी मर्जी से रह रहे हैं, तो रहें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां पर उनके साथ कुछ गलत होता है तो उतने तक एड्रेस किया जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है, पहले लिव इन रिलेशनशिप के अंदर मेंटेनेंस भी दे दी, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी केसेस ले लिए गए, लेकिन फिर उस पर दूसरा पक्ष भी रखा गया कि हमारी संस्कृति कैसी है, हमारी सभ्यता कैसी है, इसके नतीजे क्या होंगे, उनको भी ध्यान में रखा गया। तो जैसे एडल्ट्री इज नो मोर एन ऑफेंस, अब ऑफेंस ही नहीं है, तो लेकिन उसी जजमेंट में कहा गया है कि मॉरलिटीज, कि यदि ये आप चाहो तो इसके बेसिस पे डिवोर्स ले सकते हो। तो समाज के अंदर जो मॉरल प्रिंसिपल्स है उनको तो आप फॉर्म करोगे ना, लीगली गलत नहीं है रहना, लेकिन मॉरली तो आज भी हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हम देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हर केस में ऐसा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है, 5 साल आप रहे, 3 साल आप रहे, उसके बाद कोई मेंटेनेंस क्लेम कर रहा है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, कहीं कोई कत्ल हो रहा है, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं क्रुएलिटी हो रही है, ये सारी चीजें। और समाज आज तक भी इस रिश्ते को, लिव इन रिलेशनशिप को, वो एडमायर, ना तो एडमायर कर रहा है और ना उसको एज ए शादी रिकॉग्नाइज कर रहा है, बिकॉज इट इज शॉर्ट। उसमें कमी है, तभी तो आप शादी करके रहते हो, तो समाज भी तो इंटरफेयर कर सकता है। जब आप शादी नहीं कर रहे तो वो रिश्ता क्या है, कौन, हु विल डिफाइन दैट? आप किस हैसियत से रह रहे हैं? आप मित्र के तौर पे रह रहे हैं, वैसे रह रहे हैं, तो उसके अंदर कौन इंटरफेयर करेगा? यदि शादी है तो शादी के अंदर तो समाज भी इंटरफेयर कर देगा, फैमिलीज भी इंटरफेयर करेंगी। जब एक बच्चा ये कह रहा है मैं तो अपनी मर्जी से रह रहा हूँ, मैं एडल्ट हूँ, मेरे डिसीजंस मैं लूंगा, तो कौन इंटरफेयर करेगा उसके अंदर? तो यहाँ लिव इन रिलेशनशिप को कह रहे हैं गलत नहीं है, आप रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके परिणाम भी आपने देखने। आज उसके परिणाम क्या हो रहे हैं? बहुत सारी बार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, लड़की गुस्से में आके रेप का केस दर्ज करा देती है कि 5 साल से हम साथ रहे, इसने शादी का वादा किया था, अब शादी करने से मुकर रहा है। हालांकि नए जो एक्ट आए हैं उनके अंदर शादी का झांसा दे के ना करना, उसको अलग कैटेगरी में डाल दिया, अब वो रेप की उसमें नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति की तो देखो, जो 5 साल तक आपकी बनी रही, तो जरूरी थोड़ी है, मित्रों में भी नहीं बनती इतनी लंबी। जो एवरेज लाइफ है किसी भी दोस्ती की, दैट इज 5 to 7 years ओनली,
7 साल में या तो संबंध विच्छेद हो जाते हैं और या वो दोस्ती कम हो जाती है किसी भी कारण से, नए दोस्त बन जाते हैं या बिजी हो जाता है बंदा प्रोफेशन में, फैमिली में, तो उसकी लाइफ इतनी ही मानी गई है, इंटरेस्ट बदल जाते हैं समय के साथ, एज के साथ। तो यहाँ भी ऐसा कैसे पॉसिबल है, बिना किसी आधार, कोई कोई चीज तो बांधे आपको। शादी तो बांधती है ना, सामाजिकता में भी बांधती है, पारिवारिक रिलेशन भी बनते हैं, जिम्मेवारी भी बनती है, अड़ोस पड़ोस भी सब रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप में आपको बांधने वाला फैक्टर क्या है? आपके इंडिविजुअल राइट्स हैं, मेरा जब तक मन किया जब तक मैं रहा, जब मन नहीं किया मैं चल दिया। ये तो फ्रीडम हो गई ना दोनों के पास, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई एडवांस में नोटिस नहीं देना, कोई बीच के अंदर सुलह सफाई कराने नहीं आएगा। कौन आएगा जब आप अपनी मर्जी से रह रहे हो? तो ना फैमिली इंटरफेयर करेंगी। फैमिली तो कहती है आप इसको गिव इट अ लीगल नेम, शादी कर लो आप, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ जब इसको डिस्कार्ड किया, इसको डिसमिस किया, इस पेटिशन को, उसने यही कहा था कि इसको लीगल कर दो, हम अकाउंट खुलवा सकें, हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाए, ताकि प्रोटेक्शन मिल जाए। तो सारी कहानी प्रोटेक्शन की है। भाई प्रोटेक्शन में यदि आपके साथ कोई गलत होता है, पति भी पत्नी के साथ मारपीट करता है, तो भी तो उसका राइट है केस दर्ज कराने का। तो यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उस समय कोई मारपीट करता है, तो भी आपको उतना ही राइट है। आपके इंडिविजुअल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो आर्टिकल 21 के हैं, उनके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा। आप चाहे लिव इन में रहें, चाहे आप शादी में रहे, वो वहां भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है। यही तो लीगल रिकॉग्निशन के इसलिए कर रहे हैं कि जब ये रहना शुरू कर देंगे कोई भी, तो रेप के और इस तरह के जो वो हो जाएंगे, वो नहीं होंगे मुकदमे दर्ज। लेकिन वो तो फिर भी हो जाते हैं। जब आज की तारीख में इतने मुद्दे उठे हुए हैं, मैरिटल रेप की बात हो रही है, जब जिस समय कि आप मर्जी के अगेंस्ट, कि पत्नी, पति पत्नी का तो म्यूचुअल ऑब्लिगेशन है एक दूसरे के प्रति, लेकिन वहां भी यदि कोई इनह्यूमन तरीके से, फोर्सफुली, मर्जी के बगैर कोई इस तरह का होता है, तो उसको भी रेप के अंदर काउंट करने की बात चल रही है। समाज विकसित हो रहा है ना, समाज ये थोड़ी कह रहा है कि भाई कि जागीर थोड़ी है, पोजीशन थोड़ी है औरत कोई। मान लो मैं हूं तो मेरी पत्नी, मेरी पोजीशन थोड़ी है कि मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करे, सवेरे 4 बजे उठे, सारा काम भी करे, रात को देर से भी सोए, ये भी करे, वो भी करे, और जब मेरा मन हो जब मुझे एंटरटेन भी करे। क्यों क्यों करे भाई? उसकी भी तो मजबूरी हो सकती है, उसकी भी लाइफ है। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, मेनोपोज की इतनी बड़ी समस्या है, कहीं डिस्कस नहीं होती। जब औरतों के अंदर मेनोपोज की स्टेज आती है, लगभग 45 से 50 के बीच में, उनके अंदर मूड स्विंग्स होते हैं, काफ़ी फिजिकली दिक्कत आती है, मेंटली दिक्कत आती है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अंदर कौन केयर करता है? कहाँ डिस्कस की जाती हैं चीज़ें? नोबडी केयर्स अबाउट दैट। तो ये चीज़ें भी डिस्कस होनी चाहिए, उस औरत का भी तो अपना राइट है। और उनके थ्रू गुजरती है वो ट्रॉमाज, हर तरह के होते हैं, फिजिकल भी होते हैं, मेंटल भी होते हैं, मेंसेस के दौरान भी वो उससे गुजरती है। तो आप सिंपैथी रखो ना, आप समझो ना उसकी भावनाओं को। आप ये थोड़ी है कि आपने एक शादी कर ली तो आपने उसको खरीद लिया, या आपका अधिकार हो गया, आपका पोजीशन हो गया। लड़ाई तो यही है कि अधिकार की बात करते हैं, और ऐसा नहीं है औरतों पे करते हैं, औरतें भी करती हैं। मेरी मर्जी के कपड़े पहने, मेरी मर्जी से जाए, इससे रिलेशन कर रखे, उससे रिलेशन ना रखे, इससे बात करे, उससे बात ना करे, अपने पेरेंट्स से बात करे ना करे, उनसे मिले ना मिले, इतनी देर क्यों बात करते हो? ये जो इंटरफेरेंस है, ये हम 21वीं सदी में पहुंचने के बाद भी ये कोई मायने नहीं रखते। आपको दोनों की इंडिविजुअल फ्रीडम को समझना चाहिए, दोनों की भावनाओं को समझना चाहिए। जैसे आपके पेरेंट्स है वैसे उसके पेरेंट्स है। तो ये जो रिश्ते हैं, इनको बहुत गहराई तक समझने की जरूरत है। अब इसके अंदर आप इसी में आ जाओ नीचे, सीकिंग जजमेंट में, इसको तो इसके हिसाब से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लिव इन और मैरिज लाइक रिलेशनशिप इज नाइदर अ क्राइम नॉर अ सिन, दो सोशली अनअसेप्टेबल इन दिस कंट्री। ये कह रहे हैं कि अपराध भी नहीं है, अपराध भी नहीं है, और ना अपराध बोध होना चाहिए। ठीक है, आप रह रहे हैं, रहे, आपकी बनती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। सामाजिक सामाजिक एक्सेप्टेबिलिटी आज तक नहीं है, और ये नहीं है। इस बहुत बड़ा कारण है कि इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट जो एज कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज बहुत कम है। आज भी शादियां बहुत अच्छी निभती है, और
इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक ही शादी होती है और वो लास्ट तक चलती है। यूरोप के अंदर तो वहां देखोगे तो आप ऑन एन एवरेज 3 शादियां होती। तो वो स्थिति हमारे यहाँ नहीं बनी है। स्थिति इसलिए नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है कि वो स्थिति बने भी ना। आज वेस्ट यहाँ की तरफ इसलिए देख रहा है कि यहाँ की जो सबसे बड़ी इकाई है, समाज एक दूसरे की मदद करता है, एक दूसरे के लिए आगे आता है, चैरिटी करता है। बहुत सारे तो फिलोसफर भी चैरिटी के हक में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ चैरिटी करना तो सिखाया जाता है, स्वाभाविक गुण है। दादी निकलती है सवेरे सवेरे, चींटियों को दाना डालती है, कबूतरों को डालती है, तो वो गुण तो आएंगे बच्चों के अंदर। गाय को रोटी डालती है, कुत्ते को रोटी डालती है, समाज के हर सेक्शन को इन्वॉल्व करती है, पेड़ों में पानी डालती है, एनवायरनमेंट को सजो के रखने की। लेकिन जो मॉडर्नाइजेशन के नाम पे जो चीज परोसी जा रही है, वो हमारे समाज को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है। तो ये उसी चीज की बात कह रहा है। आगे एक जजमेंट इन्होंने बात कर रखी है इसी के अंदर, ये देखो जजमेंट आपका आ गया, ये चावली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2015। तो इसके अंदर इलाहाबाद कोर्ट बिल्डिंग ऑन द कन्वर्सेशन टुवर्ड्स मैरिज वार्न अगेंस्ट द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच अलायंस। कोर्ट भी कह रहा है, कोर्ट को दिख रहा है ना, नॉट ओनली prostitution but sometimes as a result of live in relationship a woman faces deportation। केरला स्टोरी के अंदर दिखाया गया था कैसे कैसे कहां कहां भेज देते हैं लड़कियों को, और इन्वॉल्वमेंट इन कमीशन ऑफ क्राइम, ये भी उनकी मजबूरी आती है। It is not that every relationship may result in ill consequences. However, court have no parameter to find out the intent of boys and girls who are in relationship। कोर्ट के पास क्या तरीका है कि ये शुद्ध मानसिकता के साथ रह रहे हैं, पवित्र मानसिकता के साथ रह रहे हैं, या दूषित मानसिकता के साथ रह रहे हैं। और उसके अंदर आजकल एक और वो चल गया, क्या है कि वो एग्रीमेंट बनाते हैं, उस एग्रीमेंट में लिखते हैं कि हम साथ रहेंगे, इन टर्म्स एंड कंडीशन पे रहेंगे, यदि कोई फिजिकल रिलेशन बन जाता है तो एक दूसरे के बारे में शिकायत नहीं करेंगे, क्लेम नहीं करेंगे, रेप वगैरह इस तरह के झूठे एलिगेशन नहीं लगाएंगे, बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका फ्यूचर का क्या होगा, उसको कौन अडॉप्ट करेगा, ये सारी चीजें भी बन जाती है। जब ये सारी आप इतनी जहमत उठा रहे हो तो आप शादी कर लो। शादी के अंदर थोड़ी डिवोर्स के प्रोविजन नहीं है, डिवोर्स भी तो हो सकता है। तो यहाँ उस चीज क्यों नहीं करते, वो फ्रीडम रखना चाहते हैं ना कि डिवोर्स के अंदर तो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। डिवोर्स ऐसा थोड़ी है कि आज आपने चाहा डिवोर्स और कल ही डिवोर्स मिल गया। यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस डिवोर्स के लिए। जब आप डिवोर्स के लिए एक प्रोसेस से गुजरोगे तो इट विल टेक टाइम, साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 5 साल लग सकता है। कोर्ट इतनी आसानी से इतनी जल्दी डिवोर्स देती नहीं है, क्योंकि कोर्ट का मकसद क्या है, समाज को सुरक्षित रखना, बांधे रखना। यदि समाज को तोड़ना हो तो एक एक मिनट में डिवोर्स दे दे कि लाओ भाई डिवोर्स चाहिए ले जाओ, ये दिस इज द रीजन। ठीक है, इसलिए तो इसकी बात कर रहे हैं। नीचे इसी में आ जाओ, यहां पर ये है लीगल एम्बिग्यूटी। तो लीगल एम्बिग्यूटी हैज बीन अ सेंट्रल इशू in these cases, as these relationships are not illegal but they do not offer the right and social acceptance possible with marriages. The intent become narrowly defined as the monogamous nature of the couple relationship and leaves out any other form companionship. In Chowli, the court said fundamental rights securing the individual rights of the citizens should be looked into फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव। उसने कहा ये फंडामेंटल राइट की जो बात कर रहे हैं ना, ये यूरोपियन उसमें नहीं देखेंगे हम। वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का रहन सहन अलग है, वहाँ का मानसिकता अलग है। वहाँ पेरेंट्स खुद बच्चों को अलग कर देते हैं 15-16 साल के होते साथ। 3-4-5 साल का बच्चा तो अलग अपना कमरा ले लेता है, अलग ढंग से वो करने लगता है। और यहाँ क्या है, भाई भाई साथ सोते हैं, पिता और बेटा साथ सोते हैं, माँ बेटी बड़ी होने के बाद भी साथ सो रही है। तो यहाँ की जो बॉन्डिंग है वो अलग है, फैमिली बॉन्डिंग अलग है, दादी के साथ, चाचा के साथ, पूरी फैमिली के साथ। वहाँ माता पिता की बच्चों के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। 16-17 साल के बाद कहते हैं तुम जानो तुम्हारा काम जानो। लेकिन यहाँ अलग सिनेरियो है। तो इस चीज के लिए कह रहे हैं कि यहाँ जो पर्सपेक्टिव है, हमें क्या देखना है, ये इंडिविजुअल राइट ऑफ द सिटीजन शुड बी लुक्ड इनटू
फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखना है हमें यहाँ। तो यहाँ उसका कह रहे हैं। तो फिर आगे, हाँ थप्पड़ हम्म, नहीं थप्पड़ जो मूवी थी ना वो भी एक तरह से बहुत सही है कि आपका गुस्सा किसी, वो बात ये है वो मानती है नहीं मानती है, उनके रिलेशंस तो फिर भी अच्छे रहते हैं, पर वो कहती है कि भाई मैं इतने उससे क्यों गुजरूं, आपकी जो लड़ाई है वो आपके बॉस से आके इस तरह से थी, उसको लेके थी, आप गुस्सा उस पे हो रहे हो, मैं आपको रोक ही तो रही हूँ, उस लड़ाई को शांत करने की कोशिश तो कर रही हूँ, आपकी हिम्मत वहां तो मारने की थी नहीं थप्पड़, क्योंकि वहां आपको डर था कि आपकी वो चली जाएगी, जॉब चली जाएगी, या मार्केट के अंदर इस तरह का हो जाएगा कि ये अच्छा एम्प्लॉय नहीं है, ये हो जाएगा, तो वहां आपका जोर चला नहीं, आपने थप्पड़ मेरे को मार दिया, मेरी क्या गलती थी इसके अंदर, भाई सब कुछ करो आप करो। तो यहाँ एक समझ देने की जरूरत थी। ठीक है वो फिल्म अति में चली गई कि भाई इस बात को लेके, लेकिन माफी का भी एक खाना होना चाहिए, लेकिन जेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि औरतें उनकी प्रॉपर्टी नहीं है कि बाहर का गुस्सा आके आप औरत पे निकालो, क्यों निकालो भाई औरत पे, वहां का संघर्ष वहां रखो, वहां सामना करो जो भी है, मतलब पतन, हाँ हाँ ले सकते हो, वो भी गया है पॉजिटिव, ये तो देखो पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोनों चलेंगे, वो तो आप किस चीज को कैसे लेते हो, किस वे में लेते हो, यदि आप अच्छाई, कुछ दिनों पहले मैंने एक डिवोर्स का केस लड़ा था, तो उस डिवोर्स के केस के अंदर जब कोर्ट ने पूछा कि भाई आपको इससे दिक्कत है लड़की से, तो ये बोला नहीं सर ये तो बहुत अच्छी लड़की है, लड़की से पूछा आपको इससे दिक्कत है, नहीं सर ये तो बहुत अच्छा लड़का है, फिर दिक्कत कहाँ है, हमारे तो विचार नहीं मिल पा रहे, बस, अच्छे होते हुए जरूरी थोड़ी है कि अच्छे होते हुए भी आप निभा पाए एज ए पार्टनर, ये है, आपके टेस्ट अलग हो सकते हैं उसके टेस्ट अलग हो सकते हैं, आप इनह्यूमन नहीं है, आप क्रूर नहीं है, आप एक दूसरे को तंग नहीं कर रहे हो, ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। हाँ मिल गया ना उसमें डिवोर्स, उन्होंने यही कह दिया कि भाई हम किसी भी कीमत पे रह नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी, बच्चों को लेके दोनों की, वो लड़का चाहता था बच्चे हों, लड़की चाहती थी भाई मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे बच्चे रखने पसंद नहीं है, तो शादी का एक मकसद ये भी तो है, शादी के अंदर जब हम यहाँ बात करते हैं, एक हिंदू उसके अंदर बात करते हैं शादी की, तो उसके साथ कई पैरामीटर्स जुड़े होते हैं, शादी करने का मकसद ये है खानदान को आगे बढ़ाना, वंश को आगे बढ़ाना, ये तो एक वो है, तो वंश को आगे बढ़ाने के अंदर दो चीजें बहुत प्राइम हो जाती हैं, उसके अंदर जब मैरिटल रेप का जब ये किस्सा आया था, ये आर्टिकल, तो मैंने उसमें डिस्कस किया था कि मैरिटल रेप जैसी चीजें इंडिया के अंदर नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, उसका कारण ऐसा है कि जिस चीज का आधार ही सेक्स हो, मान लो मैं हूं, मेरी एक बेटी है, और मुझे पता लगता है कि लड़का बहुत अच्छा है, हर तरह से अच्छा है, लेकिन ही इज सेक्सुअली इनकम्पिटेंट, इंपोर्टेंट है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी बच्ची की शादी करूंगा, नहीं करूंगा, स्वाभाविक है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन मैरिज, वो भी है। इसी तरह से वंश को आगे बढ़ाना, यदि मुझे पता लग जाए कि जिससे मेरे बेटे की शादी होने वाली है वो शी इज इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग चाइल्ड किसी वजह से, तो भी हम इग्नोर करेंगे, नहीं करेंगे, तो ये सारी चीजें, ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स है, इनका हमें ख्याल रखना ही रखना है, तो इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो यदि वो लड़की कह रही है कि मुझे तो बच्चे चाहिए ही नहीं, और लड़का कह रहा है कि मुझे मुझे बच्चे पसंद है, तो ये तो बहुत बड़ा क्लैश हो गया, दोनों की आइडियोलॉजी में क्लैश हो गया, तो इसलिए तो डिवोर्स दे भी देती है, उसमें डिपेंड करता है सरकमस्टेंसेस पे, केस के ऊपर, जज के ऊपर, ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है। बाकी यहाँ सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियरली क्या कह रही है कि यहाँ नीचे देखो सुप्रीम कोर्ट की जो थर्ड इसके अंदर, ये यहाँ पर, द सुप्रीम कोर्ट इज सिंपली एक्सेप्टिंग a social reality and it has no intention to unravel the fabric of Indian family life. This is important. ये वो कह रहा है जो इंडियन जो समाज है, भारतीय जो समाज है, उसका आधार परिवार है, और परिवार को इतनी आसानी से अलग कर दिया जाए, तो उसमें पूरी कोशिश क्या होनी चाहिए, उस परिवार, वो परिवार बना रहे, उस परिवार का जो ताना बाना है वही समाज का ताना बाना, तो इसलिए नसीहतें दी जाती हैं बच्चे को भी, उनको भी,
कि भी आप ये करें, ठीक है। नीचे देखो इसमें ही, ये नीचे जा नहीं रहा, तो इसी के अंदर नीचे है, द सक्सेस ऑफ दीज इनिशिएटिव शुड लीड टू चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशलाइजेशन एंड क्रिएट सपोर्टिव कम्युनिटी नेटवर्क्स व्हाइल प्रमोटिंग डेलिब्रेशन ओवर द रोल ऑफ लॉ एंड कोरेसिटिव चेक टू प्रिविलेंट डिस्क्रिमिनेशन। तो मकसद क्या होना चाहिए? समाज को सुदृढ़ करने का। दिस इज द मोटो बिहाइंड दिस। तो ये आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है। इसमें ये भी कह रहे हैं इंडिविजुअल फ्रीडम भी, लेकिन इंडिविजुअल फ्रीडम कितनी? वो फ्रीडम आदमी चाहता है, फ्रीडम मिलनी भी चाहिए फ्रीडम, लेकिन फ्रीडम पे हर फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है ना। वो ऐसी फ्रीडम नहीं होनी चाहिए ना आप सोसाइटी को ही तहस नहस करके रख दो। उन बच्चों को आगे भी एक स्टेप देख रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उन बच्चों का फेट क्या होगा? ये दोनों तो अपार्ट हो गए, दोनों, ना शादी है ना और कुछ है। फिल्मों में हम देखते हैं ना, ऐसे बच्चों का क्या होता है, फिर नफरती जागती है उनके अंदर, वो बदला लेते हैं, बर्बाद करते हैं। बहुत पहले अमिताभ बच्चन की एक कहानी आई थी, उसमें भी इसी तरह से था। वो अपने फादर से ही, बायोलॉजिकल फादर से, उनको पता नहीं होता इनका बेटा है, बदला लेने की कोशिश करता है, नुकसान दोनों को पहुंच रहा है, नफरत की भावना पहुंच रही है। तो वो उन सारी चीज़ों को लेकर ये है। तो हमें नए सिरे से सोचना चाहिए इस किसके बारे में। लेकिन हाँ, इतना जरूरी थी, कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है तो इलीगल नहीं है, रहे, लेकिन उसके अंदर इस चीज को लीगलाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि भारतीय जो समाज है वो इस चीज की इजाजत नहीं देता, और हम किसी भी चीज की, ऐसी चीज के लिए पैरवी नहीं करते, ना उसको अलाउ करेंगे जो समाज को शत विकसित करती है। ये, दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ दिस, ठीक है। इसके अंदर ये जो आर्टिकल है हमारा, पॉलिसी पैरालिसिस, अ वीकन पब्लिक हेल्थ सेक्टर, ये, इसके अंदर बेसिकली हमें समझना पड़ेगा कि जो सिविल हॉस्पिटल गवर्नमेंट ने बनाए थे उनका मकसद क्या था। जो सिविल हॉस्पिटल बनाए थे वो एक्चुअल में क्योर के लिए नहीं थे, उनका पर्पस प्रिवेंटिव था। मलेरिया से बचाना, डेंगू से बचाना, महामारी से बचाना, समाज के अंदर वो ना हो, वो पर्पस था। सरकार ने जितने भी जनरल हॉस्पिटल्स बनाए थे उनका मकसद क्या था कि इन चीजों से अवेयरनेस फैलाना। उसके दो पर्पस थे, एक तो अवेयरनेस फैलाना इन चीज़ों के बारे में कि मलेरिया कैसे होता है, डेंगू कैसे होता है, हेपेटाइटिस बी है, ये सारी चीज़ें, इनके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना, और प्रिवेंशन के तरीके बताना कि इनसे बचा कैसे जाए। ये क्योरेटिव इनका नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या है, क्योरेटिव भी बन गया। इनके अंदर मेडिकल फैसिलिटीज भी आ गई, सर्जरी भी होने लग गई, सारी चीजें होने लग गई। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि अपना जो बेसिक इनका था आइडिया, उससे ये दूर हट गए। जो बेसिक आइडिया था वो किस चीज का था इनका? वो था प्रिवेंशन का, और आज भी उसको ही, उस पे ही जोर देना चाहिए इनको, प्रिवेंशन पे। तो यहाँ ये कह रहे हैं, यहाँ फेल्ट नीड इन पब्लिक हेल्थ। तो इसका जो पहला पैराग्राफ है वो कह रहा है, तीन भागों में इसने बांट दिया है। एक तो जो बहुत गरीब है उनकी समस्याएं अलग है। उनकी समस्या किस तरह की है, ये यहाँ देखो आप, हाँ ये है। तो उनकी समस्या कैसी है यहाँ, ये देखो, पब्लिक हेल्थ नीड्स, द फर्स्ट कौन सी है? अंडर न्यूट्रिशन, मैटरनल डेथ, ठीक है, bouts of illness due to food, water infection leading to typhoid, hepatitis, कॉलरा डिजीज, और ये सब। तो इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज है कि इनके इन ह्यूमन कंडीशंस में रहते हैं, बस्तियां हैं, उनके अंदर साफ सफाई नहीं है, प्रॉपर पानी नहीं है, सैनिटेशन का प्रोविजन नहीं है, और वेस्ट डिस्पोजल का कोई वो नहीं है, वहीं गंदगी पड़ी हुई है, बदबू आ रही है, ये सारी है। मिडिल क्लास की अलग उन्होंने बता दिया, सेकंड में आप मिडिल क्लास में देखोगे ना, ये मिडिल क्लास की अलग बता दी। उसमें क्या है, पॉल्यूशन है, लाखों लोग पॉल्यूशन से मर जाते हैं, बच्चे पॉल्यूशन से मर जाते हैं, तो उसमें कौन स्पेयर होगा? बच्चे को घर थोड़ी रखा जा सकता है, स्कूल में भी जाएगा, बाहर भी जाएगा, ट्रेवल भी करेगा हर जगह, तो वो सारी चीजें हैं। तो यहाँ जो कहना चाह रहे हैं, और यहाँ जो समझने वाली बात ये है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना डाइवर्सिटी है, तो हर जगह की डिमांड और रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए हमें वहाँ के प्रोग्राम बनाने चाहिए।
एक यूनिक जो प्रोग्राम है वो हर तरफ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। बंगाल की बीमारियां अलग होंगी, बंगाल के केसेस अलग होंगे, उड़ीसा के अलग होंगे, हरियाणा में अलग तरह की बीमारियां होंगी, कोस्टल रीजन्स में अलग तरह की बीमारी होंगी, मध्य भारत में अलग तरह की होंगी, पहाड़ों में अलग तरह की होंगी, तो उसी के हिसाब से प्रोविजन करना। दूसरा इन्होंने ये कहा है कि इसके अंदर जितने भी ये आपने ये किए हैं हेल्थ जो प्रोग्राम्स चलाए हुए हैं, उन हेल्थ प्रोग्राम के अंदर क्या है कि केवल सरकारी हॉस्पिटल्स आर नॉट सफिशिएंट। सरकारी हॉस्पिटल यदि सफिशिएंट होते तो बात ही नहीं थी। तो इन्होंने किसको कर लिया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है, सारी स्कीम्स जो हैं वो एप्लीकेबल है। जो नेशनल हेल्थ मिशन है, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना है, रूरल हेल्थ मिशन है, ये सारी चीजें, बहुत सारे जो मिशन चल रहे हैं ये इसके अंदर। लेकिन प्राइवेट के अंदर मजबूरी क्या है कि प्राइवेट के अंदर आपको पैसा तब मिलेगा, आपका इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट तब होगा, इंश्योरेंस भी तब देगी जब आप एडमिट हो जाओगे। तो चाहे आपको जुकाम खांसी है, चाहे आपको ऐसी बीमारी है जो आउटडोर ट्रीट हो सकती है, तो आउटडोर ट्रीटमेंट के इलाज सस्ते थोड़ी हैं, वही बहुत महंगे हैं। लेकिन आपको इंश्योरेंस या ये कब पैसा देगा, जब आप एडमिट हो जाओगे। तो उससे एक चलन और चल गया, जबरदस्ती एडमिट करने लग गए और हॉस्पिटल का पैसा बन रहा है, नॉर्मल उसको भी आईसीयू में डाल रहे हैं। ये सारा करना शुरू कर दिया 2 नंबर के पैसे बनाने के लिए, हॉस्पिटल चलाने के लिए। ठीक है, ये मिल गया और आप करने लगे। इस पे भी इंक्वायरी होने लगी। इंक्वायरी के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे थे जो पैनल पे थे, उनको डी पैनल कर दिया गया, क्योंकि उनके अंदर ये गड़बड़े मिली कि बुखार के लिए, खांसी के लिए बंदे को एडमिट कर दिया कि ठीक है 2 दिन के आईसीयू चार्ज हो जाएंगे, खाली नहीं जाना चाहिए, सरकार के ऊपर एक बोझ हो गया। तो इस तरह से करके, तो यहाँ ये समझने की जरूरत है, ये पूरा जो है इसको नए सिरे से समझने की जरूरत है। इसके अंदर एलोबरेटिव रिसर्च होनी चाहिए डीपली, हर जगह की रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह की है, डिजीज कैसी होनी चाहिए। आउटडोर के लिए भी प्रोविजन होने चाहिए। आउटडोर में भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी जिनका ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, तो उसके लिए भी प्रोविजंस होने चाहिए। ये नहीं है जरूरी कि उसके लिए एडमिट ही हो। तो ये बेसिकली तो सारा उसी पे सारे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उन्हीं को कर रखा है, किस किस तरह से कितने कितने थे, ये सारी चीजें हैं। तो लास्ट जो है इसके अंदर ये थ्रेट टू public health system. The public health challenges are diverse in country such as India, and there is a need to address these across social group without fail. The vulnerable and poor, prevention programs and health promotion activities become a luxury when their day-to-day livelihoods are not addressed. It is basic primary and secondary level curative care that are their felt need in the public health. तो ये उस चीज की बात कर रहे हैं। तो इसके नीचे देखो एक और उसके अंदर मेजर क्यूरेटिव केयर चैलेंज posed across the country is the loss of trust towards healthcare providers. Private sector due to commercial interest and public sectors due to overcrowding of healthcare, inadequate infrastructure due to low provisioning. दोनों, the government has slashed the limbs of the public health system by not strengthening secondary and tertiary level care in public sector and intensed favoring the growth of private sector. Finally, the institutions of primary health care, the lifeline of India public health system, were weakened by projecting them as curative care centers for popularity and branding without acknowledging their purpose in health programs and their interconnection with grassroots level institutions of healthcare. यहाँ है बेसिकली, जहां जिस चीज की, जैसे मलेरिया का प्रकोप है, आपने बजट दे दिया, पूरे देश में दे दिया, कहीं मलेरिया है ही नहीं, वहां जरूरत ही नहीं है उसकी। आपको ये एड्रेस करना चाहिए कि लोकल कहाँ कहाँ की है, लोकल ही रिसर्च हो, लोकल डिमांड बने और लोकल उसी की तरह से वो जो पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी है, वो इम्प्लीमेंट हो। पंचायत भी कर सकती है, बहुत सही बात है। पंचायत अपने इनपुट दे सकती है, इनपुट तो कोई भी दे सकता है। पंचायत अपने इनपुट दे सकती है, म्यूनसिपल कमेटी अपने इनपुट दे सकती है, पर इनके पास बजट की शॉर्टेज होती है और कामों में इतने उलझे रहते हैं। तो इसके लिए सर्वे के लिए स्पेशल एक डिपार्टमेंट, जितने भी मेडिकल कॉलेजेस है, अब तो ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस बहुत हो गए, उनको असाइन करें ड्यूटी कि लोकल रिक्वायरमेंट्स वो निकाल के लाएं,
किस तरह का प्रोग्राम बने, उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाए। अवेयरनेस प्रोग्राम कैसे चलने चाहिए, सिक्योरिटी प्रोग्राम कैसे चलने चाहिए, किस तरह की नीड है यहाँ, उस हिसाब से बनाए। अब जैसे पहाड़ी इलाका है, जितना हमारा ईस्ट का जो है ऊपर, वहाँ मोबाइल वैन कामयाब है, वहाँ लोग आ नहीं सकते तो मोबाइल वैन का काम करें, बाइक के ऊपर काम करें छोटी जगह में सकरी में जाने के लिए। और चीज जैसे प्रोग्रेस तो की है, एयरलिफ्ट एम्बुलेंस और ये सारी चीजें हुई हैं, कॉरिडोर्स बने हैं। हमने आपने देखा होगा बहुत बार कि हर ट्रांसप्लांट के लिए स्पेशल कॉरिडोर्स बना के उसको फास्ट पहुंचा देते हैं, 3 घंटे में पहुंचना जरूरी होता है। ये सब भी हमने की है, अवेयरनेस भी है, लेकिन फिर भी ग्रास रूट लेवल पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रिवेंटिव जो फैक्टर है वो यहाँ विदेशों के अंदर प्रिवेंटिव बहुत ज्यादा है, कि हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। हमने अभी उस बेंचमार्क तक पहुंचे नहीं है। हम जैसे दांत में भी दर्द हो जाता है तो पहले सारे घरेलू उपाय उपचार करके देख लेते हैं, दादी के नानी के नुस्खे सब है, वो सब अपना के देख लेते हैं। वो सब नहीं होता है, दांत सड़ जाता है, गल जाता है, हालत इतनी खराब हो जाती है। तो हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है कि 3 महीने में 4 महीने में चेकअप कराओ दांतों का। हम तभी जाते हैं जब कोई दिक्कत होती है। ये क्या है, ये अवेयरनेस होनी चाहिए। बॉडी का चेकअप हम नहीं कराते, डिजीज का पता ही नहीं लगता। अभी आज के न्यूज़पेपर में दे रखा है, कोई एक हीरो था कोई, अभी 48 साल की उम्र में ही उसका हार्ट फेलियर हो गया। 48 साल कोई उम्र थोड़ी होती है, 45 साल के बच्चे, 22 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे ये हो रहे हैं। तो ये क्या है, दिस इज ड्यू टू अवेयरनेस, लैक ऑफ अवेयरनेस, कि सिम्टम्स हमें पता ही नहीं है। ये गैस के सिम्टम्स हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने तो गैस समझ के इनको नहीं लेके गए, गैस हो रही है चूर्ण ले लो, वो होता अटैक है। और उसी रात के अंदर 3 3 अटैक आ चुके होते हैं, डॉक्टर फिर बताता है पोस्टमार्टम में कि इनको तो 3 बार अटैक आ चुके। तो ये सारी चीज की अवेयरनेस की कमी है, तो हमें हर तरह से अवेयर होना ही पड़ेगा। जहाँ की जैसी लोकल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत लार्ज और वास्ट स्केल पे चलाने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा ये। नेटवर्किंग तो हमने बना रखा है, आशा वर्कर्स का ये, इन्हीं के साथ एसोसिएट किए जा सकते हैं प्रोग्राम। ठीक है।